स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 एक महीने के वेट के बाद फाइनली आ गया है। इन 3 एपिसोड्स के अंदर हमें अबिस की झलक देखने को मिली। 8 का एक सीक्रेट प्लान सामने आया जिसमें वो चाहती है कि 11 प्लैनेट के ग्रेटर गुड के लिए कुछ करे। वेक्ना थोड़ा वीक होता हुआ दिखा और बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि फिनाले में माइंड फ्लेयर की वापसी होने वाली है। तो चलिए इन 3 एपिसोड्स को डिटेल में समझते हैं, एंडिंग को ब्रेक करते हैं और उन सब बड़े सवालों का जवाब ढूंढते हैं जो हमें एंड में छोड़ दिए गए। ये है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 का एंडिंग एक्सप्लेन्ड। और हाँ, पहले ही बता देता हूं, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। फाइनल एपिसोड के एंडिंग में एक सबसे बड़ी बात सामने आई और वो ये थी कि अपसाइड डाउन के बारे में जो कुछ हम जानते थे वो असल में बिल्कुल वैसा था ही नहीं। इसका हिंट हमें वॉल्यूम 1 में मिस्टर क्लार्क की क्लास में मिल चुका था। वर्म होल्स ही हमेशा जवाब थे और अपसाइड डाउन असल में वही था। ये स्पेस और टाइम के बीच एक ब्रिज था जो हॉकिंस के राइट साइड अप को उस असली जगह से जोड़ता था जहां डार्कनेस का जन्म हुआ था, जिसे अबिस कहा जाता है। लेकिन इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो स्टेज प्ले देखा है तो आप इसे डायमेंशन एक्स के नाम से जानते होंगे। सीजन 4 में जब 11 ने हेनरी से फाइट की थी तो हमें लगा था कि हेनरी को अपसाइड डाउन भेज दिया गया है, लेकिन सच ये निकला कि उसे डायमेंशन एक्स भेजा गया था। बाद में जब ब्रेनर 11 पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और उसके थ्रू हेनरी से कांटेक्ट किया, तब ये ब्रिज बना जिसे हम अपसाइड डाउन कहते हैं और दोनों वर्ल्ड्स के बीच कनेक्शन हो गया। इसका मतलब ये था कि अपसाइड डाउन वो जगह नहीं थी जहां वेक्ना रहता था। असली जगह अबिस थी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में किसी को पता नहीं था जब तक डस्टिन को ब्रेनर का जर्नल नहीं मिला। सीजन 4 वॉल्यूम 2 के बाद अपनी बैटल के बाद हेनरी वहीं गया था और वहीं छुपकर रिकवर कर रहा था। अब जब ग्रुप फिर से एक साथ आ चुका है, उनका प्लान है अबिस के अंदर जाना। 6 नवंबर को, वही डेट जब विल को उठाया गया था, हेनरी अपने चुने हुए 12 वेसल्स का यूज करना चाहता है जिन्हें वो वीक इजीली कंट्रोल होने वाले समझता है। उसी दिन वो चाहता है कि दोनों वर्ल्ड्स हमेशा के लिए टकरा जाएं और राइट साइड अप अबिस के साथ मर्ज हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया असल में हेनरी और उस डार्कनेस के कंट्रोल में आ जाएगी जिसे वो कमांड करता है। ग्रुप का प्लान ये है कि वेक्ना को ये लगने दिया जाए कि वर्ल्ड्स मर्ज हो रहे हैं। जैसे जैसे ब्रिज छोटा होता जाए वो अबिस के अंदर जाएंगे ताकि 11 वेक्ना के करीब आ सके। फिर वो उसके दिमाग के अंदर जाकर वर्ल्ड्स के मर्ज होने को रोक देंगे, उसे मार देंगे, ब्रिज को कोलैप्स कर देंगे, अबिस और उस सारी डार्कनेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और आखिर में बच्चों को रेस्क्यू करके दुनिया को बचा लेंगे। इस सब के लिए जरूरी है कि एग्जॉटिक मैटर अपने आप कोलैप्स हो जाए और बैरियर टूट जाए, क्योंकि वही एग्जॉटिक मैटर ब्रिज को स्टेबल रखे हुए है। यही है असली तरीका अपसाइड डाउन को हमेशा के लिए खत्म करने का और कनेक्शन तोड़ने का, जो पहले कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो असल में अपसाइड डाउन एक कनेक्शन है और अबिस वो अंधेरी जगह है जिससे सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए। काफी टाइम तक मैं सोच रहा था कि डफर ब्रदर्स ने नंबर 8 को वापस क्यों लाए, और अब समझ आ रहा है कि वो हीरो नहीं बनने वाली जैसा हम चाहते थे। उसे थोड़ा ड्रामा लाने के लिए वापस लाया गया है। उसके मोटिव्स अलग हैं। वो फ्यूचर के ग्रेटर गुड के बारे में सोच रही है, लेकिन वही है जो हमें हैप्पी एंडिंग से दूर रखना चाहती है। 8 को मिलिट्री ने पकड़ लिया था और उसका ब्लड लिया था क्योंकि डॉक्टर ब्रेनर के प्रोजेक्ट को दोबारा रिवाइव करना चाहते थे ताकि नए नंबर्स बनाए जा सके। लेकिन 8 के साथ ये काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसका ब्लड उनके रिक्वायर्ड प्रोफाइल से मैच नहीं करता था। ये सब हेनरी के ब्लड के बारे में था। क्योंकि सारे नंबर्स हेनरी के ब्लड की वजह से बने थे, मिलिट्री को लगा कि कोई भी नंबर इसे रेप्लिकेट कर सकता है। लेकिन प्रेग्नेंट विमेन के केस में हमने देखा कि ऐसा नहीं था। नए नंबर सिर्फ तभी बन सकते थे जब ब्लड किसी ऐसे इंसान के अंदर हो जो बिल्कुल हेनरी जैसा हो, और वो इंसान सिर्फ 11 थी। इसीलिए मिलिट्री 11 के पीछे पड़ी थी और इसी वजह से एपिसोड के एंड में जब वो अपसाइड डाउन में जा रहे थे तब वैन के पीछे से 11 पर गोली नहीं चलाई। उन्हें 11 जिंदा चाहिए थी। इसी वजह से 8 का प्लान इतना डार्क लगता है। 8 को लगता है कि चाहे डॉक्टर के मर जाए, लैब डिस्ट्रॉय हो जाए और अपसाइड डाउन भी खत्म हो जाए, फिर भी कोई ना कोई हमेशा इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करना चाहेगा। जब तक 11 जिंदा है तब तक वो डेंजर में रहेगी और उसके साथ साथ वो सारे लोग जिनसे वो प्यार करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर वॉटसिट बच्चों के दिमाग को मैनिपुलेट करता है उनके पेरेंट्स और फैमिली को नुकसान पहुंचाने की बात करके, 8 भी 11 के साथ वही कर रही है। वो चाहती है कि वो खुद और 11 ब्रिज के डिस्ट्रॉय होते वक्त वहीं रुक जाएं ताकि दोनों खुद भी खत्म हो जाएं। लेकिन मैं सच में सोचता हूं कि क्या 8 खुद वहीं रहना चाहती है या फिर वो असल में 11 को मारना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने किडनैप होने और रेस्क्यू ना होने का ब्लेम 11 पर डालती है। हॉपर 11 को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। सिर्फ उसका ख्याल ही उसे सैरा की याद दिला देता है। उसके लिए ये फिर से अपनी बेटी खो देने जैसा होगा, और क्योंकि वो 8 पर ट्रस्ट नहीं करता, हो सकता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करते हुए खुद ही मर जाए। ऐसा मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। वो शो का डैड फिगर है और उसका प्यार हमेशा से दिखता आया है। डफर ब्रदर्स ने कहा था कि एस्केप टू कैमेजॉट्स एक बहुत इमोशनल एपिसोड होगा, तो मुझे लगा था कि यहाँ नैन्सी और जॉनथन दोनों मर जाएंगे, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। उन दोनों ने नई जिंदगी पाई। उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो एक दूसरे के लिए सही नहीं है,
ये काफी ब्यूटीफुल था क्योंकि मौत के बिल्कुल करीब आकर उन्हें समझ आया कि उनका साथ रहना जरूरी नहीं है। जॉनथन ने सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जब उसने कहा कि वो नैन्सी के साथ इसलिए रहना चाहता था क्योंकि उन्होंने साथ में काफी ट्रॉमेटिक चीजें झेली थीं। उसे लगा था कि इस वजह से उनके बीच एक ऐसी क्लोजनेस आ गई जो कहीं और नहीं मिल सकती। लेकिन साथ ही उनके बीच रहना उनके लिए सांस लेना मुश्किल भी बना देता था। वो झूठ बोलते हुए मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सच बोल दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। ये थोड़ा सैड है, लेकिन शायद यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। कई लोग प्यार समझ लेते हैं जबकि असल में वो बस छोड़कर जाने से डरते हैं। केन में जो हमने देखा, मुझे लगता है फिनाले में हम इसे और डिटेल में देखेंगे। ये वही चीज है जो फर्स्ट शैडो स्टेज प्ले में दिखाई गई थी और ये बताती है कि हेनरी अपने दिमाग के अंदर वाली केव में जाने से इतना क्यों डरता है। बॉक्स खोलने के बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो उसे सीधा अबिस में ले गई। वहीं उसकी पहली बार माइंड फ्लेयर से मुलाकात हुई और अंधेरा उसके अंदर डाल दिया गया। वो बिल्कुल उन वेसल्स जैसा ही था जिन्हें वो अपनी ग्रैंड प्लान के लिए यूज कर रहा है। वो लगभग 12 घंटे तक राइट साइड अप से गायब रहा और उतने टाइम में ही वो कंप्लीटली बदल गया। इसीलिए मुझे लगता है कि फिनाले में हम ये सब फिर से होते हुए देखेंगे। जो साइंटिस्ट हेनरी पर गोली चला रहा था वो डॉक्टर ब्रेनर के लिए काम करता था, लेकिन उसने गवर्नमेंट के इंटरडिमेंशनल प्रोजेक्ट से भागकर केस अपने साथ ले लिया क्योंकि वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। हेनरी के लिए वो टाइम इतना ट्रोमैटिक था कि इसी वजह से वो गुफा में नहीं जा पाता। वो उसके लिए यंग हेनरी क्रियल के एंड की शुरुआत थी। जब वो वापस राइट साइड अप में आया, उसे लगा कि उसने वहीं एक लड़की मार दी जिससे वो प्यार करता था, साथ ही उसकी माँ और बहन भी। इसीलिए फिनाले में इस बात को प्रॉपरली एड्रेस करना जरूरी है। शायद इसीलिए हेनरी क्रियल अपने नए रिक्रूट्स के साथ फैमिली मेंबर्स की मौत का यूज करता है, क्योंकि उसे खुद पता है कि ये दर्द कितना गहरा होता है। जब बात मैक्स के हेनरी के दिमाग से निकलने की आई तो ये क्लियर हुआ कि सिर्फ केट बुश का गाना ही उसे नहीं बचा रहा था। जब तक आपके पास कुछ पावरफुल और मीनिंगफुल हो, तब तक वापस आने का रास्ता खुद बन जाता है। मैक्स के लिए वो लूकस था। उसका प्यार, उसकी केयर और उसका दिल मैक्स महसूस कर सकती थी। इसी वजह से उसके बॉडी में वापस जाने का गेटवे खुला। हॉली के केस में उसके लिए हॉली द हीरोइक वाली आइडेंटिटी काम आई। उसे गिल्ट था कि जब लोगों को उसकी जरूरत थी तब वो फ्रीज हो गई। लेकिन जब मैक्स ने उसे बताया कि वो उसकी हीरो है क्योंकि उसी की वजह से उन्हें गुफा के पास सीक्रेट ओपनिंग मिली थी, वहीं बात उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। इसी से वो अबिस में जागी और अपसाइड डाउन तक पहुंच पाई, वेटनर के उसे वापस ले जाने से पहले। इन 3 एपिसोड्स के बारे में बात करूं तो ऑनेस्टली मुझे वॉल्यूम 1 ज्यादा पसंद आया। ये कहना थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन पहले 4 एपिसोड्स का पेसिंग ज्यादा नेचुरल लगा। स्टोरी ज्यादा कंटेंट थी और राइट साइड अप और अपसाइड डाउन के बीच होने के बावजूद फॉलो करना आसान था। ऊपर से विल के पावर्स का बड़ा रिवील भी लास्ट एपिसोड में मिला। इस वॉल्यूम के एपिसोड्स देखते वक्त थोड़ा रश फील हुआ, जैसे सब कुछ जल्दी रैप अप करना हो। मुझे ये बात कूल लगती है कि अपसाइड डाउन के बारे में जो हम जानते थे वो झूठ निकला, लेकिन फिनाले से सिर्फ 2 एपिसोड्स पहले ये रिवील होना थोड़ा सा मह लगा। अब इसके अराउंड इतना ज्यादा लोर और मिस्ट्री लगती है कि डर है कहीं हमें सारे आंसर्स ना मिल पाए। हाँ, अगर मिल गए तो मेरी सोच बदल सकती है। स्टोरी कभी कभी ये भी डिसाइड नहीं कर पाती कि फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, विल, 11 या फिर मैक्स और हॉली पर। सीजन 4 के कंपैरिजन में 11 का रोल काफी कम हो गया है और ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। अब ज्यादा फोकस विल, मैक्स और हॉली पर है। मैं एक्साइटेड हूँ ग्रुप को अबिस में जाते देखने के लिए, वेगनर के साथ फिर से फेस टू फेस होने के लिए, 11 और विल को उसके अगेंस्ट टीम अप करते देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि कौन कौन कैरेक्टर्स को हैप्पी एंडिंग मिलती है। और आखिरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि वॉल्यूम के फाइनल एपिसोड के एंड में वो ग्रैंडफादर क्लॉक की आवाज सुनाई दी, जिससे हेनरी क्रियल ऑब्सेस्ड था, और कैंडल्स भी जली हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हेनरी करता था। इस सब को देखते हुए लगता है कि माइंड फ्लेयर के साथ फिर से कांटेक्ट होने वाला है, क्योंकि सीजन 4 में ड्राइंग्स को ट्रिगर करने वाली चीज भी वही थी। तो बस यही था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 का एंडिंग एक्सप्लेन्ड।